के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार 1972 के अनुसार लिखिएगा, यदि किसी राज्य विशेष को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाए, अर्थात जहाँ पर पर्याप्त जैविकीय मतलब जीव जंतुओं से संबंधित भू-आकृतिक जीव जंतुओं वनस्पतियों आदि की बहुलता हो उसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ से पॉइंट समझ में आइए ना। वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यदि कोई किसी स्थान पर जैव भू-आकृतिक यानी जीव जंतु वहाँ पे ज़्यादा हो, वहाँ पे क्या हो, स्थान विशेष की परिस्थिति बन रही हो, जैव विविधता पाई जाए, तो उसको जैव वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको जानना होगा किसी भी वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, लेकिन किसी राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसको भी लिखवाते हैं, जैसा कि आपने इसको पढ़ा था कि यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जैव भूमध्य आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या मिला था, ये संक्रमण क्षेत्र था और ये बफर क्षेत्र था और ये कोर क्षेत्र था। तो आपने देखा था कि संक्रमण क्षेत्र में मानव अधिवास हो सकते हैं और यहाँ पर देखा था बफर क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से हो सकते हैं। कोर जोन में कोई भी मानव अधिवास या कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य आएंगे। तो यही पॉइंट आपको लिखना होगा। लिखिएगा, एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु एक राष्ट्रीय उद्यान को एक अभयारण्य को लिखना होगा, अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया जा सकता। आपने लिखा है एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब लिखना होगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, एक राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। जैसे अपोजिट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देख लिया है कि आपने देखा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल रहता है वो ज़्यादा रहता है, वन्य जीव अभयारण्य का थोड़ा उससे कम, राष्ट्रीय उद्यान में एकदम कम रहता है। ठीक है, उससे बहुत कम। तो यही थोड़ा सा आपको अंतर समझना होगा। अब आपको लिखना होगा, लिखिएगा, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जाती है। वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जाती है। अब लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अभयारण्य का नाम, दूसरी तरफ राज्य। अभयारण्य का नाम दूसरी तरफ लिखेंगे राज्य। ठीक है, कल आपको लिखाया गया था राष्ट्रीय उद्यान में पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच का दो स्थिति है, एक महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है। तो इसको दोनों लिख लीजिएगा। उसमें पेंच जो भी कल विद्यार्थी थे उसको पेंच नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी पड़ता है।
ठीक है। पेंच, ठीक है, पेंच ऐसे लिखा था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थिति सेम नाम से 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी। अब यहाँ पर अभ्यारण्य में लिखिएगा सिमलीपाल। यहाँ पर ध्यान ये भी देना होगा, जैसे आपने देखा कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बन सकता है ना। तो कोई भी, यानी कि पहले वन्य जीव अभ्यारण्य रहा होगा, अब राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, तो नाम आपको अभ्यारण्य में भी मिल सकता है और राष्ट्रीय उद्यान में भी मिल सकता है, बस आपको राज्य याद करना होगा, ठीक है। तो लिखिएगा सिमलीपाल। जान रहे हैं कि उड़ीसा में है, ओडिशा। सिमलीपाल आपको मिलेगा ओडिशा में। नो क्रेक ये मिलता है मेघालय में। ऐसे नाम से ही परीक्षा में प्रश्न आए हैं। दिहांग, दिहांग, नेक्स्ट है दिहांग, दिहांग, ऐसे लिखिएगा दिहांग, दिहांग। अब दिहांग आपको ध्यान है अरुणाचल प्रदेश, तो आप लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। दिहांग, दिहांग परीक्षा में बार बार उसका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिख सकते हैं अगस्त्य मलाई, ये 2 राज्यों में इसकी स्थिति है। हाँ बिल्कुल, केरल और तमिलनाडु। अगस्त्य मलाई ये आपको मिलेगा, केरल में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा। इसके बाद आप लिखेंगे गर्म पानी, नाम ही है गर्म पानी, ये आपको असम, गर्म पानी अभ्यारण्य ये असम में मिलता है। हाँ फिलहाल तो अभी एक ही है, हाँ गोवा में है, तो अच्छा, चलिए फिलहाल लिख लीजिए गर्म पानी असम में है, गर्म पानी असम में है, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल, जैसे आपने देखा पेंच 2 राज्यों में है, जैसे सेम नेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं गर्म पानी असम में है। इसके बाद आप लिखिएगा, दूसरा लिखेंगे नामदफा, अरुणाचल प्रदेश, फेमस है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय उद्यान हाँ, तो नेशनल पार्क में अभी आपने जो नेशनल पार्क कल पढ़ा था, तो नेशनल पार्क में कुछ विशेष जीव जंतुओं के हेतु नेशनल पार्क स्थापित किए जाते हैं और वो बाघ में परिवर्तित होकर राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है सेंट्रल, ठीक है, यही अंतर होता है। लिखेंगे पाखल, आंध्र प्रदेश, पाखल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सरिस्का, राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। महुआ डार झारखंड, महुआ डार झारखंड, महुआ डार झारखंड। नेक्स्ट है दाची गांव, ये दाची गांव आपका मिलेगा, हांगुल नाम के हिरन की प्रजाति पाई जाती है, उसके लिए है दाची गांव, ये जम्मू कश्मीर में है। दाची गांव कहीं दाची गांव भी मिलता है, तो दोनों एक ही है। केवला देव थाना राजस्थान में है, पेरियार केरल में है। केवला देव थाना राजस्थान, पेरियार केरल में है। अभी आपने देखा था कि कल राष्ट्रीय उद्यान में आपने पढ़ा था, तो राष्ट्रीय उद्यान में कुछ राष्ट्रीय उद्यान में कब टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया, कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, इसके डेट थे। तो अभ्यारण्य में भी कई सारे ऐसे हैं, तो हेडिंग डाल के लिखिएगा, कुछ पॉइंट्स टाइप के हैं। लिखिएगा बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है, गोवा में, बोंडला गोवा में है। फिर है कांगेर घाट, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पार्क नाम है, कांगेर घाट,
दिया गया है। तो कांगेर घाट ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। दूसरा है ओरंग अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण है। ओरंग अभ्यारण्य ये इम्पोर्टेंट है, असम में पड़ता है, इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओरंग अभ्यारण्य, ओरंग अभ्यारण्य, इसको मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है, मिनी काजीरंगा। ठीक है, इसका ऐसे नाम भी जा सकते हैं, ये भी असम में ही है। इसके बाद आपको मिलेगा उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य, उषा कोठी ओडिशा में है, उषा कोठी ओडिशा में है। फिर लिखिएगा शुक्ला फांटा, नाम है शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें लिख सकते हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसमें अगर आप जानना चाहें तो ये 1969 यानी 1969 में एक शिकार क्षेत्र था और इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1976 में। तो 1969 में ये एक शिकार क्षेत्र था और 1976 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, काजीरंगा असम में ही है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो गया है और ये राष्ट्रीय पार्क भी है। ठीक है, कान्हा आपको मिला था मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ आपको मिला था सफ़ेद शेर के लिए, परीक्षा में पूछा गया था, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर। इसके बाद अच्छा ये कान्हा हो गया, रणथंभौर हो गया, बांधवगढ़ ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे आपको मिलेंगे, रणथंभौर राजस्थान में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यानी कि जब भी मतलब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तब टाइगर के तहत इनको भी डाल दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर में। ठीक है, यानी कि इस अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी स्कीम चलाई जाएगी। आ रहा है समझ में ना, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, मानस असम में था, बाघों के लिए भी, हाथियों के लिए भी, ये कल ही हो गया था। और इसको लिख लीजिएगा, मानस असम के लिए एक पॉइंट है, लिखेंगे जून 2011 में इसे, जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से हटा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, पहले तो इस सूची में था लेकिन अब हटा दिया गया। तो 2011 में हटाया गया और कब था, 1992 में डाला गया था, 2011 में हटा दिया गया। ठीक है, चलिएगा, ये परीक्षा में पूछा हुआ है। चंद्रप्रभा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा करीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में है, नाम सुनिएगा करीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में है ये। करीरा मध्य प्रदेश में आपने लिखा। और कहाँ तक फैला है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले तक। ठीक है, नेक्स्ट है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे लिखेंगे नाहरगढ़, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये राजस्थान में ही है। इसके बाद लिखेंगे अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड वन्य जीव अभ्यारण्य का ये सेंचुरी का बोथ आर सेम। इसके बाद हो जाएगा
गिर हो ही गया था, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और इसमें और ये देखिएगा हमने प्रश्न पूछा था जंगली गधों के लिए, तो जंगली गधों के लिए क्या प्रसिद्ध है? कच्छ का रण। परीक्षा में से सेम वर्ड से ही प्रश्न आया है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऑप्शन मिला है यूपी में, गुजरात में, असम में, राजस्थान में। तो कच्छ के रण में गुजरात में जो पाया जाता है वहाँ पे जंगली गधों के लिए है। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो, तो आपको बताया गया था राइनो एक गैंडे की प्रजाति होती है, ये आपको मिलेगा काजीरंगा में। एक सींग वाला गैंडा कहे, राइनो कहे, सिर्फ गैंडा कहे, एकल श्रृंगी गैंडा कहे, तो सबके लिए, सब गैंडे के लिए यूज हुआ है। तो अगर एकल श्रृंगी, एक सींग वाला, राइनो, हिरण कुछ भी कहे तो सब उसी के लिए काजीरंगा। ठीक है, तो इससे मैं कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलान करने के लिए प्रश्न भी आए हैं। महुआ डार आपको मिला ही है झारखंड में, ठीक है, महुआ डार झारखंड। चलिएगा, महुआ डार के लिए लिख सकते हैं, महुआ डार झारखंड हेडिंग डाल सकते हैं। जीवो यहाँ पे जो प्रमुख है जीवो को लिखना है। तो महुआ डार के लिए आप लिखिएगा भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे खरगोश, नेवला, चूहे, गिलहरी तथा छोटे हिरण भी प्रसिद्ध हैं, या के लिए भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछने का कोई भी तरीका हो, आपको टॉपिक कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य आपने लिखा राजस्थान, जयसमंद लिख लीजिएगा, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान। जयसमंद झील भी है, आपने सुना होगा। ठीक है, नाहरगढ़ हो ही गया है राजस्थान में। गर्म पानी असम, पाखल आंध्र प्रदेश, सब हुआ है ना। फिर से देखिए प्रश्न आया है, असम में मानस अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, भालुओं के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए, चिड़ियों के लिए। बाघों के लिए आपको पता था ना प्रोजेक्ट टाइगर, और गैंडों के लिए तो है ही। तो चलिएगा लिख सकते हैं इसको, विश्व विरासत सूची में इसको 1985 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला दक्षिणाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर आपने लिख लिया। तो लगभग ये हो गया है। शुक्ला फांटा परीक्षा में आया है, देखिए शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ऑप्शन मिल रहा है म्यांमार में, भूटान में, श्रीलंका में, नेपाल में। नेपाल में भी आपने लिखा। नेक्स्ट देखिए, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वो है, जनपद पूछ लिया। तो अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ लिख लीजिएगा, पिथौरागढ़ लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया ना ये कंफर्म। चलिएगा, अब लिख लीजिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड प्रश्न समाप्त हुए। बुंदाला आपने लिखा है, चलिए लिख लीजिएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट हुआ। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको बायोस्फीयर भी कहा जाता है, जैव मंडल आगार भी कहा जाता है, जैव मंडल रिजर्व भी कहा जाता है। तो नाम आपको अंतर देखने को मिल सकता है, कुल मिलाकर के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ही है। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। जैव मंडल आगार, जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर। ठीक है, कुछ भी मिले तो ये भी कह रहा है जैव मंडल आगार, जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर, बायो रिजर्व, कुछ भी कहे तो ये वर्ड ये भी होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसमें सभी जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपको इसके तहत लिखना पड़ेगा, लिखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो लिखेंगे, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुयस ने किया था। नाम सुनिएगा, एडवर्ड सुयस, सुयस या सुयस कह सकते हैं। इन्होंने किया था बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे पहली बार प्रयोग, एडवर्ड सुयस।
बायोडाइवर्सिटी का तो आपने पढ़ा था, WG रोसेन लिखा होगा, ठीक है। लिखेंगे जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र, परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए, जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने अंतर लिखवाया था राष्ट्रीय उद्यान में, वन्य जीव अभयारण्य में, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, तो राष्ट्रीय उद्यान में और वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र में जीन बैंकों पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जीन बैंकों पर ध्यान दिया जाता है और जीन बैंक आनुवंशिक विभिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। जीव जंतुओं में आनुवंशिक विभिन्नता न होने पाए, उसी प्रजाति के जीव आगे डेवलप हो, चाहे वो कृत्रिम रूप से चाहे वो प्राकृतिक रूप से, तो जीन बैंकों पर ध्यान दिया जाता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, ठीक है। यही चीज यहाँ पे है, बताया गया है। लिखेंगे भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिसमें से 10 प्रमुख जैवमंडलागार, 10 प्रमुख जैवमंडलागार विश्व जैवमंडल आगार में शामिल हैं, विश्व जैवमंडल आगार में शामिल हैं। ये परीक्षा में पूछता है, इसका नाम भी और डेट भी, ठीक है। तो 10 लिख लीजिएगा। सबसे पहले की बात करें तो नीलगिरी है, ठीक है। 10 लिख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक ऐसे कर लीजिए, 1 to 10। और वर्ष मतलब कब कब किस किस को शामिल किया गया, तो जब नीलगिरी की बात करेंगे तो 2000 से शामिल होता है नीलगिरी, ठीक। ये 2000 में सम्मिलित किया गया, ऐसे ऐसे करके मिलेगा आपको। लिखेंगे नीलगिरी 2000, मन्नार की खाड़ी 2001, मन्नार की खाड़ी 2001 में स्थिति आप समझ रहे हैं। नीलगिरी भी तमिलनाडु में, केरल तमिलनाडु की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु को मिलाती हैं, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी 2001 में, ये भी आप जानते हैं श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मिलती है, पाक जलगंगों मध्य पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, ये सब। फिर सुंदरवन, ये भी 2001 में सम्मिलित किया गया। सुंदरवन जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आपको मिलेगा नंदा देवी 2004 में, नंदा देवी 2004 में। ये आप जान रहे हैं उत्तराखंड। नोकरेक लिख लीजिएगा, नोकरेक को आपको शामिल किया गया था 2009 में। पंचमढ़ी शिमली पार्क, ये भी 2009 में। पंचमढ़ी 2009, शिमली पार्क ये भी 2009 में सम्मिलित किया गया था ना। इसके बाद हाँ ये तीनों नोकरेक, पंचमढ़ी, शिमली पार्क उड़ीसा वाला, तो ये भी आपको 2009 में सम्मिलित किया गया। अचान कमार अमरकंटक, ये पूरा नाम अचान कुमार अमरकंटक। अब अमरकंटक से आपको दिमाग में चल गया भेड़ाघाट, ठीक है। जबलपुर भेड़ाघाट है ना, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। ये आपको 2012 में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद मिलेगा ग्रेट निकोबार 2013 में, ग्रेट निकोबार 2013 में। इसके बाद
अगस्त्य मलाई जैवमंडलागार 2016 में, अगस्त्य मलाई जैवमंडलागार 2016 में। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 10 आपको जानना, ठीक है। अभी देखिए प्रश्न मिल गया 2013, 15, 17 में आया है बायोस्फीयर, ये मिलान करने को आया है। लिखिए, मिलाइए कौन सा सुमेलित है, लिखिएगा। बायोस्फीयर के सामने लिखिए एडवर्ड सुयस, बायोस्फीयर के सामने लिखिए एडवर्ड सुयस। इकोसिस्टम के सामने लिखिए एपी कंडोल, एपी कंडोल नाम है। इकोलॉजी के सामने लिखिए एजी टांसले, और जैव विविधता के सामने लिखिए रीडर। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, पहला वाला, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा था कि इकोलॉजी को एजी टांसले नहीं, अर्नेस्ट हेगल है। इकोसिस्टम की बात करें तब एजी टांसले है, और डब्ल्यू जी रोसेन या रोजेन की बात करें तो जैव विविधता है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए आया है कि बायोस्फीयर एडवर्ड सुयस, ठीक है। अब लिख सकते हैं आप जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य, महत्वपूर्ण हो जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य, लिखिएगा सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिस्थितिक दृष्टि से, सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिस्थितिकीय दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास की उन्नति करना, निर्वहनीय आर्थिक विकास की उन्नति करना। फिर से बोल दें, सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिस्थितिकीय दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास का उन्नति करना। निर्वहनीय का मतलब समाप्त न होने वाला या खत्म न होने वाला। फिर है दूसरा कार्य इसका हो सकता है संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन देना, संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है पारितंत्रों, जातियों एवं आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण करना, आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण करना। इसके बाद लिख सकते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं पर आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। पॉइंट बना के लिखिएगा। जैव विविधता संरक्षण की पूरक गतिविधियों, जैव विविधता संरक्षण की पूरक गतिविधियों को आगे संचालित करने एवं जैव विविधता संरक्षण की पूरक गतिविधियों को आगे संचालित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के लिए जैवमंडलागार को पारंपरिक रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है।
की टास्क फोर्स के द्वारा यूनेस्को के टास्क फोर्स के द्वारा जैव मंडलागार के क्षेत्रीय प्रतिमान जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं जोनिंग पैटर्न। क्षेत्रीय प्रतिमान का मतलब जोनिंग पैटर्न का प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि कौन बांटा? यूनेस्को ने का प्रस्ताव रखा गया था। जोन की अवधारणा बहुत ही लचीली एवं सरल है। जोन की अवधारणा बहुत ही लचीली एवं सरल है। इसका प्रयोग स्थानीय लोगों की आवश्यकता एवं स्थान क्षेत्र की स्थिति आवश्यकता एवं स्थानीय क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। लिखेंगे राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम भारत में जैव मंडलागार कार्यक्रम 1986 में 1986 में शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिएगा, आपने देखा कि 1986 में शुरू किया गया। अब 1986 में जब शुरू किया गया तो राष्ट्रीय वन नीति भी तो 1986 में आपको मिलेगी, है ना। राष्ट्रीय वन नीति 1986। तो यहाँ पे जब राष्ट्रीय जैव मंडलागार कार्यक्रम आया तो इसमें क्या किया गया? पूरे क्षेत्र को कई भागों में बांट करके नेटवर्क तैयार किया गया, और वही नेटवर्क राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो यही लिखिएगा। इसके अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया गया। संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत लिखेंगे 105 राष्ट्रीय पार्क, 105 राष्ट्रीय पार्क, 531 वन्य जीव अभ्यारण्य, 531 वन्य जीव अभ्यारण्य, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 50 टाइगर रिजर्व, एवं 32 हाथी रिजर्व। केंद्र बनाए गए। सेंट्रल देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय जैव मंडलागार कार्यक्रम जब शुरू हुआ भारत में 1986 में, तो इसको क्या कर दिया गया? जीवों की विविधता को ध्यान में रखते हुए इसको जोन में, नेटवर्क में बांट दिया गया। और नेटवर्क में जब बांटा गया तो क्या किया गया?
है। तो यहाँ पे 50 टाइगर रिजर्व मतलब यहाँ पर टाइगर ही यानी बाघों को ही संरक्षित किया जाएगा और 32 हाथी रिजर्व केंद्र यानी कि यहाँ पे 32 हाथी को संरक्षित किया जाएगा 32 जगह पर। आ रहा है समझ में ना, 1986 की संकल्पना के अनुसार। ठीक है, महत्वपूर्ण है इसलिए लिखना अनिवार्य है। अब लिखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित। और चूंकि पीसीएस वगैरह की परीक्षा में समय स्केलिंग के चलते यूपी से रिलेटेड प्रश्न पूछने पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पुराना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में, सबसे पुराना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में, तो डैश करके लिख लीजिएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 में बना, कहाँ पे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट। सबसे पुराना की बात हुई है। अब सबसे बड़ा की बात करें तो लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। सबसे बड़ा की बात करें ये है पुराना, बड़ा की बात करें तो हो जाएगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, बड़ा की बात करें तो हस्तिनापुर, पुराना की बात करें तो चंदौली। ठीक है, अगला लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में, उत्तर प्रदेश में इसका स्थान तो नहीं है हस्तिनापुर। वैसे हस्तिनापुर हरियाणा दिल्ली के पास ही पड़ता है, हरियाणा दिल्ली पंजाब के पास ही पड़ता है। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे बड़ा और यहाँ पुराना। ठीक, और लिखिएगा उत्तर प्रदेश में वनों को, उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है। राजकीय संपत्ति, वनों को राजकीय, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय संपत्ति 1935 में घोषित किया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य ही तो है, राष्ट्र की बात करेंगे तो पूरे भारत की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राजकीय संपत्ति उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में घोषित किया गया यानी आज़ादी के पहले। ठीक है, इसी समय और आपने जानते हैं कि वर्मा हटा के, है ना, भारत से अलग हो गया था, म्यांमार नाम, तमाम बातें आपको पॉलिटी में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे वन से रिलेटेड पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखिएगा उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे है, कानपुर, 1988 की गई। परीक्षा में आएगा प्रश्न तो महत्वपूर्ण है। वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कानपुर 1988 में की गई। अब लिखिएगा लिखेंगे यूनेस्को द्वारा प्रमाणित, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ी, भारत की बृहत्तम, ऐसे लिखा है बृहत्तम, भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि, जैवमंडलीय निधि क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। यूनेस्को द्वारा की बात हो रही है, मन्नार की खाड़ी। इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा है,
लेकिन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा हो जाता है। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। और भारत में, अब भारत की बात करें तो सबसे बड़ा हो जाता है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। इसका क्षेत्रफल 12,454 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र सिक्किम में है। इसको लिख लीजिएगा वहीं पर जहाँ लिखे होंगे। कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में है। ठीक है ना। और है, एक और है शीत मरुस्थल। ये परीक्षा में आया हुआ है, शीत मरुस्थल, तो जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, इसकी स्थिति हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। पंचमढ़ी आप जानते ही हैं। ठीक है, अब परीक्षा में आया हुआ प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कह रहा है अगस्त्य मलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी। बिल्कुल नल्ला मलाई नहीं है, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यूनेस्को द्वारा कार्यक्रम जिसका पूरा नाम है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड द स्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, वैसे ऐसे है मैन एंड द बायोस्फीयर, हिंदी में लिखते हैं ना, मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम या प्रोग्राम। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा MAB। तो ये कब चलाया गया था? तो ऐसे लिख लीजिएगा कि शुरुआत 1971 में हुई थी। 1971 में हुई थी, जिसके तहत भारत से नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी एवं नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल थे। ठीक है ना। और आगे लिख सकते हैं, मई 2009 में यूनेस्को द्वारा 17 देशों के 22 नए जैव आगार को इस सूची में शामिल किया गया। 17 देशों के 22 नए, समझ में आ रहा है ना, जिसमें भारत का ही आपको जानना होगा, शामिल किया गया। जिसमें से भारत का कौन कौन सा है? तो सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक सम्मिलित किए गए। अब देखिएगा, ये तो पहला प्रश्न यूनेस्को द्वारा MAB प्रोग्राम कब चलाया गया? तो 1971 में। भारत के कौन कौन से सम्मिलित किए गए? तो आपने देखा नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, उसके बाद नंदा देवी, फिर समय के बाद आपने देखा सिमलीपाल, इसके बाद आपको मिला पंचमढ़ी, नोकरेक। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा शामिल है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। विश्व के 17 देशों में से भारत के भी हैं। ठीक, अब देखिएगा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से बृहत्तम जैवमंडलीय नीति है? तो अभी आपको मिला ना, बृहत्तम की बात किए तो आपको अभी मिला कौन सा? तो यहाँ पे देखिएगा नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल रहा है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। तो आपने मिला था ना मन्नार की खाड़ी, बृहत्तम वाला। तो परीक्षा में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे तो यूनेस्को द्वारा सबसे बड़ी की बात की तो मन्नार की खाड़ी हुई,
लेकिन भारत की बात की तो कच्छ का रण है ना, तो दोनों बात समझिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये हो जाता है कंफर्म। एक और लिख लीजिएगा, ये बुंदेला है, बुंदेला या बुंदाला लिखिएगा। बुंदाला जैव रिजर्व, बुंदाला जैव रिजर्व जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल यानी कि MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है। मानव तथा जीवमंडल जिसको MAB कहेंगे, मैन एंड द बायोस्फीयर, तंत्र में सम्मिलित किया गया है। अब पूछ रहा है इसकी स्थिति कहाँ है, तो श्रीलंका, ठीक है ना, तो इसकी स्थिति श्रीलंका में है। हाँ, बुंदाला देव जैव रिजर्व जो यूनेस्को द्वारा MAB में सम्मिलित किया गया, ये इसकी स्थिति श्रीलंका में है। एक्चुअली भारत से ही समीप है, इस वजह से इसको पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, लैगून झील आप जानते हैं ना, दलदली झील होती है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, चिल्का झील उड़ीसा का लैगून झील है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान समाप्त हो गए। ठीक है, तो चलिएगा अब कुछ प्रश्न बताइएगा। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सो आपको ऑप्शन मिल रहा है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी आपको लिखवाया भी गया है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्य कौन सा नहीं है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो कान्हा, काजीरंगा, रणथंभौर, बांधवगढ़। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, काजीरंगा। यहाँ पे एक सींग के गैंडे, हाथी वगैरह के लिए है, बाघ नहीं है। बाघ के लिए देखिए कान्हा भी है मध्य प्रदेश का, रणथंभौर राजस्थान का भी है, बांधवगढ़ और सफ़ेद टाइगर मध्य प्रदेश एकमात्र फेमस है। तो सफ़ेद टाइगर वाला, जंगली गधों वाला, हाथियों वाला, हिरन वाला, ये सब बहुत फेमस है। राइनो के लिए दक्षिण ग्राम जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कोई भी पूछे आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पक्षी विहार एवं तितली संरक्षण, लेकिन कुछ प्रश्न और बताइए फिर पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, सुमेलित करने को आया है। ठीक है, अब कह रहा है गोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन दे रहा है उड़ीसा, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क असम, ओरेक अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ और उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा। मिलान करना है तो लिखे होंगे भाई, पलट के देखिए। गोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य आपको गोवा लिखवाया गया है ना, गोवा में। कांगेर घाट छत्तीसगढ़, ओरंग आपको मिला, मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं, असम में है, और आपको उषा कोठी ओडिशा में मिला। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा। महुआ डाल भी देखिए आया है, झारखंड में है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है किस जिले में है। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में है, तो ये महुआ डाल भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपने लिखा ना, लातेहार जिले में है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लातेहार जिला नाम है, लातेहार जिला। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है, ये लिख सकते हैं आप, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य, एक छूट गया है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है श्योपुर मध्य प्रदेश। श्योपुर बड़ा सा आधा रहेगा, श्योपुर मध्य प्रदेश के पालपुर नामक स्थान पर, पालपुर नामक स्थान पे। ये क्यों है फेमस, ये भी एशियाई शेरों के लिए फेमस है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। और वैसे तो एशियाई शेरों की बात करते हैं तो गुजरात का गिरी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कच्छ का रण है, और ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और वही प्रश्न बार बार जंगली गधों के लिए फेमस है, बार बार पूछ रहा है।
वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। अब ये पूछ रहा है क्यों फेमस है। ऑप्शन मिल रहा है शेरों के लिए, बाघों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, हाथियों के लिए, हाथी के लिए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण हो जाता है। जयसमंद आपको मिला नहीं, हाँ राजस्थान में है। नाहरगढ़ भी आपको मिला राजस्थान में ही, ठीक है। करेरा मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से ये सब आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। तो जहाँ पे आपने कुल्लू पालपुर लिखा है वहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पर एशियाटिक सेलों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि वर्तमान समय में नहीं है, ठीक है। अभी अंतिम में ही आपने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एक प्रश्न देखिए, आस्कोट, या आस्कोट वन्यजीव संचुरी कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। सुमेलित करना है दाची गांव, बिल्कुल सही। केवलादेव महाना पक्षी विहार, कान्हा, पेरियार, केरल, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे ही मिलेगा परीक्षाओं में, बार बार पूछा है, ठीक है। एक और प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूछ लेता है, तो है ना, पहाड़ों का क्रम भी पूछ लेता है ना, पूरब से पश्चिम और आपका पूछ लेता है। तो यही लिख लीजिएगा, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व वन्यजीव विहार की स्थिति। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व वन्यजीव विहार की स्थिति, वन्यजीव विहार की स्थिति। तो सबसे पहले आपको मिलेगा केदारनाथ, फिर नंदा देवी। पश्चिम से पूर्व कहाँ है? तो ये देखिए पश्चिम से पूर्व यही है, केदारनाथ। फिर आपको मिलता है नंदा देवी। नंदा देवी मिलान करने को आया है विनसर और अस्कोट, विनसर और अस्कोट, विनसर और अस्कोट, ठीक है। तो ये ऐसे आया है पश्चिम से पूर्व। आप समझ गए हैं, इस तरह से होता है उत्तर दक्षिण। यहाँ पे देखिए पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम। कैसा जैसे पश्चिम बंगाल दिमाग में रखते हैं और उससे पश्चिम यहाँ चले आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये तथ्य पता है कि पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान था, इस वजह से बांग्लादेश जो है अभी भी उधर पड़ता है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। आपका पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, तो पहले वो पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस वजह से अब उसके इधर पूर्व पाकिस्तान में आप खड़े हुए यानी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के पश्चिम में पश्चिम बंगाल है ना, उस परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल का है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पक्षी विहार यानी तितली, ठीक है ना। थैंक यू आज के लिए।